अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन वाइवा। रिसेंटली मैंने फाइनल वाइवा के बारे में बात की थी और मैंने आपको बताया था कि फाइनल वाइवा में 3 वाइवा होते हैं। I mean कि वाइवा आपका एक ही होगा लेकिन इसके 3 पार्ट्स हैं। एक आपका कोडिंग का वाइवा होता है, फिर आपका प्रेजेंटेशन का होता है और फिर आपका फेवर सब्जेक्ट का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन वाइवा। प्रेजेंटेशन वाइवा क्या है, प्रेजेंटेशन वाइवा हम किस तरह से तैयार करें, प्रेजेंटेशन वाइवा में सुपरवाइज़र आपसे कहाँ कहाँ से सवाल कर सकता है और इसके अंदर जो डिफरेंट डायग्राम यूज़ हो रही हैं आपने उनको किस तरह से प्रेजेंट करना है। और सुपरवाइज़र जो प्रेजेंटेशन वाइवा होता है उसमें मोस्टली जो सुपरवाइज़र आपको कहीं पे रोकता है या आपको कहीं से पूछता है पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन में, तो वो इसमें जितनी भी डायग्राम यूज़ हो रही हैं वो आपको कहीं पे भी अगर पूछता है तो डायग्राम में से ही पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसके अंदर जितनी भी डिफरेंट डायग्राम यूज़ हो रही हैं वो बेशक यूज़ केस डायग्राम है या फिर ईआरडी है या फिर सीक्वेंस डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, फिर डाटाबेस डायग्राम है, इसमें जितनी भी डायग्राम यूज़ हो रही हैं सबसे पहले मैं वन बाय वन आपको इन डायग्राम्स के बारे में बताता हूँ कि ये डायग्राम्स क्या है और इसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हैं कौन सी चीज़ किसको प्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले आपको मैं डायग्राम्स के बारे में बताता हूँ। आफ्टर दैट फिर आपको मैं बताऊँगा कि आपने प्रेजेंटेशन किस तरह से प्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं डायग्राम्स की तरफ कि आपने डायग्राम्स को किस तरह से प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूज़ केस डायग्राम के ऊपर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ओपन कर लेते हैं यूज़ केस डायग्राम। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कौन सी चीज़ किसको प्रेजेंट करी। यहाँ पे जो एडमिन है और जो कस्टमर है इसको हम कहेंगे एक्टर। यहाँ पे जो एलिप्स में है इसको हम कहेंगे यूज़ केस। यहाँ पे जो एक्सटेंड इंक्लूड या फिर ये वाली लाइन है इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। मीन के यहाँ पे एक्सटेंड रिलेशनशिप है, इंक्लूड है या फिर जनरलाइजेशन। ओके, इसी तरह से ये जो लाइंस हैं जो एक्टर से यूज़ केसेस की तरफ जा रही हैं इन सब लाइंस को हम एसोसिएशन लाइन कहते हैं। और जो बिल्कुल बाहर वाली जो लाइन है मीन के लाइक दैट ये जो बाउंड्री लाइन आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं सिस्टम बाउंड्री और जो अंदर नाम लिखा होता है इसको कहते हैं सिस्टम नेम। ओके, यूज़ केस किस लिए होते हैं? यूज़ केस बनाते हैं कि हम देख सकें कि कौन सा एक्टर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पे यूज़ केसेस के अंदर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और फिर जो एक्टर उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहे हैं हम उसके साथ एसोसिएशन लाइन के साथ लिंक कर देते हैं। ठीक है, ताकि पता चले कि कौन सा एक्टर किस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा है। अब नेक्स्ट चले आ जाते हैं कि एक्सटेंड रिलेशनशिप कहाँ पे यूज़ होता है और इंक्लूड रिलेशनशिप कहाँ पे यूज़ होता है। इंक्लूड सबसे पहले आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि लाइक दैट कि आपने ऑर्डर करना है तो ऑर्डर करने के लिए पेमेंट कंपलसरी है कि आप पेमेंट करेंगे तो ऑर्डर होगा वरना ऑर्डर नहीं होगा। तो अगर तो कोई ऐसी चीज़ हो कि एक स्टेप परफॉर्म करने के लिए कोई दूसरा स्टेप ज़रूरी हो तो फिर हम वहाँ पे इंक्लूड लगाएंगे। अगर ऑप्शनल हो तो एक्सटेंड लगाएंगे। लाइक दैट आप यहाँ पे आए मैनेज प्रोडक्ट में तो मैनेज प्रोडक्ट में आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे या अपडेट करेंगे तो फिर ही आप इसमें आ सकते हैं। आप मैनेज प्रोडक्ट में आए, आप बेशक उसको देखें, ऐड करें, डिलीट करें, अपडेट करें, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो करें, आप चाहे तो ना करें। ठीक है, ये ऑप्शनल है। लेकिन ऑर्डर करने के लिए पेमेंट आपको करनी ही पड़ेगी तो ये इंक्लूड ये कंपलसरी है और इस पेमेंट के जो कंपलसरी है वहाँ पे इंक्लूड, जहाँ पे ऑप्शनल है वहाँ पे एक्सटेंड। ओके, तो इंक्लूड में जो एरो होता है वो चाइल्ड की तरफ होता है जबकि एक्सटेंड में जो एरो होता है वो पेरेंट की तरफ होता है। ये जो एरो आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से जनरलाइजेशन रिलेशनशिप कहाँ पे लगता है? जहाँ पे आपने इन दोनों में से कोई एक परफॉर्म करना ज़रूरी हो। ये इंक्लूड या एक्सटेंड इन दोनों में ये नहीं आता। जनरलाइजेशन ये लहदा होता है कि आपने पेमेंट करनी है। अब पेमेंट आपने करनी भी है लेकिन जो नीचे स्टेप दिए हुए हैं उनमें से किसी एक में करनी है, या आपने इसमें करनी है या आपने इसमें करनी है। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है और ना ही ऐसा कि आप दोनों ही छोड़ दें। मतलब करना है और किसी एक से ही करना है, आप दोनों भी नहीं यूज़ कर सकते। तो वहाँ पे आपका जनरलाइजेशन रिलेशनशिप लगेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी यूज़ केस डायग्राम। अभी हम आ जाते हैं कि ईआरडी क्या है। तो हम सबसे पहले इसकी विजुअल फाइल ओपन कर लेते हैं। तो जिस जिस तरह से भी मैंने आपको बताया
कि आपकी जो भी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आपको दी जाती हैं, तो आप उन्हीं सारी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स से क्या करते हैं कि एक यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं। तो ईआरडी भी आपने इसी तरह से बनाना होती है कि जितनी भी आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं, आपने उसमें से एंटिटीज़ निकालना होती हैं। एंटिटीज़ क्या, एंटिटी सबसे पहले तो एंटिटी को समझे कि एंटिटी हम निकालते कैसे हैं। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, लाइक दैट असद ईट्स मैंगो। ठीक है, असद आम खाता है, असद ईट्स मैंगो। इसमें असद भी एंटिटी है, मैंगो भी एंटिटी है, और ईट्स रिलेशनशिप है। ठीक है, लाइक दैट एक और है कि टीचर स्टूडेंट्स को टीच करता है। तो यहाँ पे टीचर भी एंटिटी है, स्टूडेंट भी एंटिटी है, और जो टीच है ये क्या है, ये रिलेशनशिप है, टीचर टीच स्टूडेंट। तो ये एंटिटी इस तरह से आपने अपनी सारी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स भी आपने इसी तरह से पढ़नी होती हैं, और पढ़ने के बाद वहाँ पे जो जो एंटिटी हमें मिलती है तो वो हमने यहाँ पे ड्रॉ करना होती है। हमें कौन कौन सी एंट्री मिली, एडमिन, फीडबैक, कस्टमर, ऑर्डर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो आपको ऊपर एलिप्स में शो हो रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स किस तरह से बनते हैं, लाइक दैट आप है तो आपकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, आपका नाम, पता, आपके मदर फादर का नेम वगैरह वगैरह। इसी तरह से जो भी एंटिटी है उसकी जो भी पॉसिबल प्रॉपर्टीज़ बन रही है वही उसके मीन के एट्रीब्यूट्स हैं। लाइक दैट प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, नेम, प्राइस, डिटेल, उसका ब्रांड, और स्टॉक में कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो वो ये सारी की सारी चीज़ें प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो आपको अच्छी लगती हैं 4-5 उसमें से आप एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं। इसी तरह कस्टमर के ये एट्रीब्यूट्स बनते हैं, उसका नाम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर वगैरह। फीडबैक के ये वाले पॉसिबल बनते, तो जिस जिसके जो पॉसिबल एट्रीब्यूट्स बनते थे वो हमने बना दिए। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप हमने बनाया हो, तो ये रिलेशनशिप भी हमने फंक्शन रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद बनाया हुआ है। लाइक दैट कि एडमिन मैनेज कैटेगरी। ठीक है, तो एडमिन मैनेज कैटेगरी, एडमिन मैनेज प्रोडक्ट। तो जो भी इनके दरमियान हमारी फंक्शन रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिलेशनशिप है वो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, एडमिन मैनेज ऑर्डर, तो आपकी जो भी ईआरडी होगी वो सारी की सारी इसी तरह से है। फिर इनमें रिलेशनशिप टाइप है कि लाइक दैट कि यहाँ पे वन का मतलब मीन के वन, और एम का मतलब मैनी। एक एडमिन काफ़ी फीडबैक व्यू कर सकता है, एक या एक से ज़्यादा फीडबैक व्यू कर सकता हो, तो वन टू मैनी का यहाँ पे रिलेशनशिप लगा हुआ है। इस तरह से एक कस्टमर सिर्फ 8 फीडबैक देगा एक प्रोडक्ट को, तो 1 to 1 का लगा हुआ है। इसी तरह से एक कस्टमर काफ़ी ऑर्डर प्लेस कर सकता है, तो 1 to मैनी का लगा हुआ है। इसी तरह से एक ऑर्डर में काफ़ी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो 1 to मैनी का है। इसी तरह से जो भी उनका मीन के पॉसिबल रिलेशनशिप आपको समझ में आता है आपने वहाँ पे लगाया हुआ है। एक कैटेगरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सब कैटेगरीज हो सकती हैं, तो जो आपको समझ में आता है आपने उस तरह का रिलेशनशिप लगाया हुआ है। एक एडमिन काफ़ी सब कैटेगरीज मैनेज करता है, काफ़ी कैटेगरीज मैनेज करता है, काफ़ी प्रोडक्ट्स मैनेज करता है। तो ये हमारी क्या है, ईआरडी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्लास डायग्राम। तो इसकी भी हम वीडियो ओपन कर लेते हैं। अच्छा, जिस तरह से आप फंक्शन रिक्वायरमेंट्स पढ़ के फिर उसमें से एंटिटीज़ निकालते हैं और ईआरडी बनाते हैं, तो जितनी आप ईआरडी में एंटिटी यहाँ पे रखते हैं, मतलब आपने तकरीबन वही नेम्स आपने जो है ना वो क्लासेस के भी तकरीबन वही रखने हैं। ठीक है, एक आधी ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने यही नेम क्लासेस के रखने हैं। ठीक है, तो आपने क्लास डायग्राम बनानी है इस तरह से, आपने वही सारे नाम रखे, एडमिन, प्रोडक्ट, यूज़र, ऑर्डर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, फीडबैक वगैरह, जो भी आपकी प्रोजेक्ट के मुताबिक आपकी एंटिटी बनी थी वही सारी क्लासेस की नेम आ गई। अब क्लास के अंदर मतलब क्लास का नेम क्या आ गया, वही जो एंटिटी का नाम था। इस अब क्लास के अंदर दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स में होंगे एट्रीब्यूट्स, जो भी मतलब आपके एट्रीब्यूट्स हैं ना ईआरडी के अंदर, जैसे एडमिन का था नेम, ईमेल, जेंडर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी जो भी वहाँ पे एट्रीब्यूट्स यूज़ हो रहे थे, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ भी वही होंगे, इसके एट्रीब्यूट्स भी वही होंगे। दूसरे पार्ट में हम फंक्शंस लिखते हैं, मतलब कि एडमिन कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, प्रोडक्ट के कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं। प्रोडक्ट का इंसर्ट का फंक्शन हो सकता है, अपडेट का हो सकता है, व्यू का और ऑर्डर का हो सकता है, डिलीट ऑर्डर रिकॉर्ड का हो सकता है। तो जो भी पॉसिबल हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक फंक्शंस बनते हैं वो हम यहाँ पे मीन के राइट करेंगे।
अब चलते हैं इनमें रिलेशनशिप और रिलेशनशिप टाइप के बारे में। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है, ये एडमिन है और एडमिन के नीचे फंक्शन कौन कौन से हैं कि मैनेज एडमिन। हमने देखना होता है कि एक्टर के लिहाज से, इसमें एक्टर कौन कौन था, एडमिन था और यूज़र था। तो इसमें हमने इस लिहाज से देखना होता है कि एडमिन के अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है कि वो एडमिन को मैनेज करेगा, प्रोडक्ट को मैनेज करेगा, तो प्रोडक्ट के साथ हमने लिंक बना दिया। और उसके बाद फिर कैटेगरीज मैनेज करेगा तो कैटेगरीज के साथ बना दिया। सब कैटेगरीज को मैनेज करेगा तो सब कैटेगरी के साथ हमने उसको लिंक कर दो। यहाँ पे जो जो भी फंक्शंस बने हुए हैं तो जिस जिस के साथ यहाँ पे नाम आता जा रहा है हमने उसके साथ कर दिया। यूज़र का भी सेम एज इट इज़। ओके, तो इस तरह से अगर बाकी इनका भी किसी एक दूसरे के साथ बनता है, लाइक दैट कैटेगरी की सब कैटेगरीज होती हैं, तो हमने इनका भी आपस में रिलेशनशिप बना दिया। अच्छा, अब आ जाएं इसके रिलेशनशिप टाइप के बारे में। वन का मतलब है वन एंड ओनली वन। ज़ीरो डॉट डॉट स्टार का मतलब है कि ज़ीरो आर मैनी। इसी तरह से वन डॉट डॉट स्टार का मतलब है कि वन आर मैनी। और इसके बाद यहाँ पे जो सिंपल लाइन है, सिंपल लाइन को हम कहते हैं एसोसिएशन। उसके बाद जिसकी तरफ एरो हो तो वो होती है डायरेक्टेड एसोसिएशन। फिर इसके बाद ये जो यहाँ पे आपको डायमंड शेप का एक तरफ दिख रहा होगा, इसको हम कहेंगे एग्रीगेशन। अगर डायमंड शेप फिल है इसकी तरह तो हम इसको बोलेंगे कंपोजिशन। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, ये भी आपको बताता हूँ। लाइक दैट कि एडमिन और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप क्या बन रहा है, एक तरफ वन एंड ओनली वन और दूसरी तरफ ज़ीरो और मैनी। कि एक एडमिन, हमने दोनों तरफ से देखना है, एक एडमिन ज़ीरो या ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकता है। इसी तरह से एक प्रोडक्ट एक एडमिन से मैनेज होगी। इसी तरह से अब लाइक दैट यूज़र और ऑर्डर का आप देख लें कि एक यूज़र हो सकता है कोई ऑर्डर ना करे, हो सकता है काफ़ी ऑर्डर करे। इसी तरह से एक ऑर्डर कम से कम भी किसी एक यूज़र का होगा। इसी तरह से आप ऑर्डर और पेमेंट का देख लें। अब ऑर्डर की सिर्फ एक ही पेमेंट होती है, तो एक ऑर्डर की सिर्फ एक पेमेंट होगी। और इसी तरह से इधर से भी अगर आप चेक करें कि एक पेमेंट का कोई ना कोई ऑर्डर ज़रूर होगा। तो इसी तरह से ये सारे रिलेशनशिप हैं तो जिनको आपने समझना है। अच्छा, लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि ये एग्रीगेशन क्या है और कंपोजिशन क्या है और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। ये दोनों तकरीबन सेम हैं। कहाँ पे यूज़ होते हैं, जहाँ पे हमें पता चले कि एक क्लास किसी दूसरी क्लास का हिस्सा है। मतलब कि अगर ये एग्जिस्ट करती है तो ये एग्जिस्ट करेगी। मतलब अगर कैटेगरी कोई है तो फिर ही उस कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कैटेगरी है ही नहीं है तो उस कैटेगरीज की भी प्रोडक्ट हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कैटेगरी एग्जिस्ट करती है तो उस कैटेगरीज की प्रोडक्ट हैं। इसी तरह से एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रही है तो उस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स होंगे। इसी तरह से एक ऑर्डर है तो उसकी पेमेंट होगी। तो ये आपको एग्रीगेशन और कंपोजिशन का पता चल गया कि यहाँ पे किसी दूसरे की एग्जिस्टेंस के साथ मतलब कि वो जुड़ी हों, कि वो उसी का हिस्सा है। अच्छा, अब एग्रीगेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं और कंपोजिशन कहाँ पे यूज़ करते हैं। एग्रीगेशन वहाँ पे यूज़ होगी कि अगर हम प्रोडक्ट को डिलीट कर देते हैं, सॉरी, अगर हम कैटेगरी को डिलीट कर देते हैं तो प्रोडक्ट के ऊपर कोई असर ना पड़े। अगर मैंने कैटेगरी को डिलीट कर दिया तो इससे प्रोडक्ट को कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट वहीं के वहीं पे मौजूद रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक कैटेगरी उड़ाई है तो वो आपकी वेबसाइट के अंदर अगर 100 प्रोडक्ट्स हैं उस कैटेगरी तो वो सारी उड़ गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पे एग्रीगेशन यूज़ करेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा होगा कि अगर आप एक प्रोडक्ट ही ख़त्म कर देंगे तो उसका ऑर्डर भी ऑटोमेटिकली मतलब कि नहीं होगा। प्रोडक्ट ही नहीं रहेगी तो उसका ऑर्डर कैसे होगा। इसी तरह से आप एक ऑर्डर ही ख़त्म कर देंगे तो उसका पेमेंट का रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिकली उसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ये कंपोजिशन वो चीज़ है कि जहाँ पे ये वाली क्लास इसके अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो ये इस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो फिर इस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जो अफेक्टेड नहीं होती वहाँ पे एग्रीगेशन, लेकिन जो अफेक्टेड होती हैं उन पे कंपोजिशन हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाएं डेटाबेस डायग्राम क्या है। तो डेटाबेस डायग्राम की भी हम विज़ी ओपन कर लेते हैं। डेटाबेस डायग्राम एक्चुअली होती है कि आपके कितने पॉसिबल टेबल्स बनेंगे। तो जितने भी आपके पॉसिबल मीन कि जितनी आपकी ईआरडी में एंटिटीज़ थी कम से कम उतने तो आपके टेबल्स बनेंगे ही बनेंगे, उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो आपने जितनी एंटिटीज़ थी आपने कम से कम भी उतने ज़रूर शो करने हैं। तो हमने जितनी एंटिटीज़ थी वो सारी की सारी हमने यहाँ टेबल के नेम ले लिए। इससे ज़्यादा अगर कोई बन सकता है तो वो भी
भी हम यहाँ पे शो करेंगे जो हमें पॉसिबल लगते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेबल्स लिए, और ये जो टेबल के अंदर जो नेम ईमेल आईडी नेम ईमेल वगैरह है, ये सारे के सारे क्या है, कॉलम्स हैं। यहाँ पे पी के लिखा है ये प्राइमरी की है, यहाँ पे एफ के लिखा है ये फॉरेन की है। अच्छा, इन ये फॉरेन की, प्राइमरी की और इनके रिलेशनशिप ये क्या चीज़ें हैं, आपको एक एग्जांपल दूंगा और आपको एग्जांपल के साथ ही ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी। अभी लाइक दैट कि मैंने कोई ऑर्डर करना है, एक कस्टमर कोई ऑर्डर करता है, तो अब वो कोई ऑर्डर करता है, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड हमने किसी टेबल में स्टोर करना है। अब जिस टेबल में मैंने वो डाटा स्टोर करना है, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो मैं उस यूज़र का भी सारा डाटा उस टेबल में स्टोर करूं, उस प्रोडक्ट का भी सारा डाटा उस टेबल में स्टोर करूं, और फिर वो उसने कितना परचेज़ किया, किस डेट को किया, कितनी अमाउंट किया, और डिस्काउंट वगैरह कितना दिया, और कौन सा पेमेंट मेथड था, तो ये सारा एक ही टेबल के अंदर मैं स्टोर करूँ। एक ऑप्शन मेरे पास ही है, लेकिन इस तरह तो बहुत कॉलम्स बन जाएंगे। दूसरा ये है कि मैं वहाँ पे पूरा का पूरा यूज़र का डाटा स्टोर करने की बजाय मैं सिर्फ यूज़र की वहाँ पे आईडी लिख दूंगा कि ये किस यूज़र ने परचेज़ किया है, जिसकी यूज़र आईडी 1 है। तो फिर मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी फिर एज ए फॉरेन की यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़र की, अब यहाँ पे जब वो डाटा स्टोर होगा तो मैं सिर्फ यहाँ पे यूज़र आईडी स्टोर करूँगा, और यहाँ से यूज़र आईडी से मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा इसकी अगर आईडी 10 है तो 10 आईडी का यूज़र ये वाला है। तो मैं फिर इस फॉरेन की को लिंक कर दूंगा यहाँ इसकी प्राइमरी की के साथ। इसी तरह से प्रोडक्ट का सारा डाटा रखने की बजाय मैं प्रोडक्ट आईडी रखूँगा, और इसको मैं लिंक कर दूंगा प्रोडक्ट के अंदर जो आईडी मीन के इसकी जो प्राइमरी की है। सारा का सारा जहाँ पे भी फॉरेन की और प्राइमरी की है, ये सारा इसी तरह से ही यूज़ कर रहे हैं कि हर टेबल में फॉरेन की किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की है, मतलब इसकी फॉरेन की इसकी प्राइमरी की है। इसी तरह से फीडबैक किसने दिया और किस प्रोडक्ट पे ऊपर दिया है, तो इस यूज़र ने दिया है और इस प्रोडक्ट के ऊपर दिया है, तो हमने जस्ट आईडी रखी है फॉरेन की, तो और उनके साथ लिंक कर दिया। अभी आ जाते हैं रिलेशनशिप टाइप के बारे में, जहाँ पे इस तरह से दिख रहा हो, मतलब कि दो हमने जो है ना फ्लैग्स लगे हों, तो इसका ये मतलब है कि वन एंड ओनली वन। यहाँ पे इस तरह कर लीजिए, इसका मतलब है कि ज़ीरो आर मैनी। अगर वन के साथ इस तरह से हो, वन के साथ अगर कहीं पे यूज़ हो रहा है लाइक दैट, यहाँ पे वन आर मैनी, तो ये रिलेशनशिप की टाइप्स हैं। एक यूज़र की हो सकता है कि कोई पेमेंट ना हो सकता है काफ़ी पेमेंट, तो यहाँ पे ज़ीरो और मैनी। लेकिन अगर कोई एक पेमेंट हुई है तो कम से कम भी कोई एक तो यूज़र होगा जिसकी पेमेंट है, तो यहाँ पे वन एंड ओनली वन। हमने दोनों साइडों से रिलेशनशिप देखना है। इस तरह से आप प्रोडक्ट का और ऑर्डर का देख लें कि एक ऑर्डर के अंदर हो सकता है एक प्रोडक्ट हो, ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि ऑर्डर हुआ उसमें के अंदर कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, कम से कम भी एक प्रोडक्ट ज़रूर होगी। तो एक ऑर्डर के अंदर कम से कम भी एक प्रोडक्ट होगी, हो सकता है ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी हों। अब दूसरी साइड से देखते हैं, एक प्रोडक्ट का हो सकता है कोई ऑर्डर भी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्रोडक्ट है हमने लगाई हुई है तो उसका कोई ऑर्डर होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है किसी ने ना अभी तक उसका ऑर्डर किया हो। तो एक प्रोडक्ट का हो सकता है अभी तक कोई ऑर्डर ना हो सकता है काफ़ी ऑर्डर्स हों। तो हमने दोनों साइडों से रिलेशनशिप देखना है। तो इसी तरह से ये सारे रिलेशनशिप हम बनाते हैं। अभी आ जाते हैं सीक्वेंस डायग्राम के ऊपर कि सीक्वेंस डायग्राम क्या है। तो सीक्वेंस डायग्राम में हमने क्या करना होता है कि आपकी जो फंक्शनैलिटी होती है, सिंगल फंक्शनैलिटी, हर एक फंक्शनैलिटी का हमने सीक्वेंस डायग्राम की फॉर्म में शो करना होता है कि वो किस सीक्वेंस से वो फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो रही है। लाइक दैट, अगर किसी कस्टमर ने रजिस्टर करना है तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट करेगा रजिस्ट्रेशन पैनल पे, वहाँ से डिटेल एंटर होगी, क्यूरी सेंड होगी डेटाबेस को, क्यूरी चेक होगी डेटाबेस पे, और वहाँ पे क्यूरी डन होगी, और लास्ट पे आपको यहाँ पे दिखेगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। यहाँ पे सबसे पहले ये देख लें कि कौन सी चीज़ किसको प्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे आपको वैसे तो जब विजियो के अंदर तो ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ये होती है आपकी एक्टिवेशन। सबसे पहले ये जो आपको डॉटेड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं लाइफ लाइन, ठीक है। और जितना चीज़ ग्रीन है इसको हम कहते हैं एक्टिव लाइफ लाइन, ओके। और इसको हम ऑब्जेक्ट लाइफ लाइन भी कह सकते हैं, इसको हम एक्टर लाइफ लाइन कहेंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट लाइफ लाइन कहेंगे, ठीक है। इसको हम कहेंगे प्रोसेस, इसको हम कहेंगे रिक्वेस्ट लाइन, जो वापस आ रही है डॉटेड में इसको हम कहेंगे रिस्पॉन्स लाइन।
तो ये चीज़ें आप माइंड में रख लें। इसी तरह से लॉगिन का है कि अगर एक कस्टमर ने लॉगिन करना है तो वो कस्टमर के एंड से सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी लॉगिन की, वहाँ से डिटेल एंटर होगी और वो क्यूरी सेंड होगी डेटाबेस में। वहाँ पे क्यूरी प्रोसेस होगी, चेक होगी और फिर आपको रिस्पॉन्स जाएगा क्यूरी डन, और वहाँ से अगर तो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया तो आपको रिस्पॉन्स जाएगा सक्सेसफुली लॉगिन, वरना आपको रिस्पॉन्स शो होगा लॉगिन फेल्ड। तो इसी तरह से हर फंक्शनैलिटी का अलग अलग सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के अंदर मतलब हमने दिखाना होता है कि किस तरह से एक फंक्शनैलिटी सीक्वेंस के अंदर कंप्लीट हो रही है। सुपरवाइज़र आपको ये भी कहता है कि आपने एक कंप्लीट सीक्वेंस डायग्राम बनानी है, तो इसमें भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो समझ ना आ सके। वही सारी चीज़ें ये भी उसी तरह से लाइफ लाइन है, ये एक्टर लाइफ लाइन है, ये ऑब्जेक्ट लाइफ लाइन है। और अब फ़र्ज़ करने के एडमिन ने अगर लॉगिन करना तो एडमिन अपने एंड से यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करता है लॉगिन के लिए, यहाँ से डेटाबेस में वो रिक्वेस्ट जाती है, फिर आपको वहाँ से रिस्पॉन्स आता है और आपको मीन के वहाँ पे दिख जाता है कि सक्सेसफुली लॉगिन। यहाँ पे हम डिटेल के साथ सीक्वेंस नहीं दिखा सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर लेंथी हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो है ना जस्ट हमने एक सीक्वेंस दिखाना होता है कि ये इस तरह से कंप्लीट हो रहा है कि किस किस जगह पे जा रहा है। एडमिन है तो वो अगर उसने लॉगिन करना तो लॉगिन पैनल पे जाएगा, अगर उसने कोई और एक्टिविटी करनी है लाइक दैट के एडमिन को ऐड अपडेट करना है तो वो एडमिन पैनल पे जाएगा, वहाँ से रिक्वेस्ट जाती है डेटाबेस में क्योंकि आपका सारा का सारा डाटा डेटाबेस में तो वहाँ से ही प्रोसेस होगा। तो इस तरह से हम एक कंप्लीट डायग्राम सीक्वेंस डायग्राम दिखाते हैं। ये एक्चुअली वही सारी अलग अलग डायग्राम्स ही हैं लेकिन हम इसको थोड़ा शॉर्ट करके इस तरह से हम दिखा रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाएं जी विजू प्रोसेस मॉडल। तो विजू प्रोसेस मॉडल क्या है? विजू प्रोसेस मॉडल आपका होता है दो मॉडल्स का कम्बिनेशन, एक आपका वाटरफॉल होता है और दूसरा आपका स्पाइरल मॉडल है, इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। ये किस तरह से वर्क करता है? कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, जब भी वो सॉफ्टवेयर हाउस में आता है तो वो इन फेजेस में से गुजरता है, ठीक है। तो हमने उसी तरह से यहाँ पे वो सारा बनाया हुआ है। सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट आता है या कोई भी सॉफ्टवेयर आता है तो उसकी हम सारी की सारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि ये सॉफ्टवेयर क्या है उसको कंप्लीट स्टडी करते हैं, कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट आएगी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। उसके बाद वो स्टडी करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस उसका स्टार्ट होता है कि उसको डिज़ाइन करना हम स्टार्ट कर देते हैं, उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके फिर जब वो दूसरा वाला कंप्लीट हो जाए फिर तीसरा उसके ऊपर जो जितने भी यूनिट टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन होती है, मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी बीच में ऐड करनी है लाइक दैट कोई एपीआई वगैरह या कोई और चीज़, जो भी इसमें जितने भी मॉड्यूल्स वगैरह वो उन सारा पे वो काम कंप्लीट होने के बाद उनके उस पर टेस्टिंग वगैरह की जा रही होती है। जब ये वाला फेज़ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इंटीग्रेशन और टेस्टिंग होती है। इंटीग्रेशन आपकी इंटीग्रेशन किस पे होती है? आपकी इंटीग्रेशन लाइक दैट आप जैम्प के ऊपर करते हैं, ठीक है। और आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जब आप सारा बना लेते हैं तो आपने अगर इसको ऑनलाइन करना है तो आप वेब होस्टिंग एंड डोमेन परचेज़ करके तो जो कर रहे होते हैं इंटीग्रेशन, ये वही वाला फेज़ है। फिर लास्ट पे है कि जब आपका सारी चीज़ें ओके हैं, कहीं पे कोई मसला नहीं है, फिर आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला फेज़ स्टार्ट होता है कि अगर कहीं पे कोई बग आ जाता है वो आपने ठीक करना है, तो ये वो वाला फेज़ है। फिर कहीं पे भी आपको लगता है कि नहीं जी इसमें मज़ीद चेंज करना है तो उससे पिछले वाले फेज़ में भेजा जाता है। आपको यहाँ पे लगता है कोई चेंज करना है इससे पिछले वाले पेज, अगर तो यहाँ से कवर हो जाता है तो ठीक है, वरना इससे पीछे वाले में भेजा जाएगा। इसी तरह से किसी भी स्टेप पे जाके ये अगर हमें लगता है कि हमने कोई चेंज करना है तो हम उससे पीछे वाले में भेजेंगे, वो फिर सारी चीज़ें पूरी करके फिर भेजेगा, वरना वो उससे पीछे वाले से कंप्लीट करवाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन किस तरह से प्रेजेंट करनी है। आपने जस्ट मुझे फॉलो करना है, मुझे देखना है कि किस तरह प्रेजेंट करनी है। आपने अपने माइंड में कौन कौन सी चीज़ें रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि जब आपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है तो आपने बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसको खींचना नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना। आपने थोड़ा थोड़ा सबको एक्सप्लेन करते जाना है और नेक्स्ट चलते जाना है। सुपरवाइज़र आपको ये नहीं कहेगा बेटा ठीक है हो गया आप नेक्स्ट स्लाइड जाओ,
बताओ, नहीं, आपने खुद आगे जाना है और सारा एक्सप्लेन करना है, और इसकी पहले आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। मैंने पहले भी बताया कि सुपरवाइज़र अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आपको कर सकता है या करेगा तो वो जस्ट आपको डायग्राम्स में ही करेगा, वहीं पे ही आपको रोकेगा कि बेटा यहाँ पे रुक जाओ, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये चीज़ किसको प्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे डायमंड शेप किस लिए, यहाँ पे ये रेक्टेंगल शेप किसके प्रेजेंट कर रही है, तो आपने फिर उसको बताना है। ओके, तो चलें जी, मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा प्रोजेक्ट है चासेस क्लॉथिंग स्टोर। मेरा नाम है वाजिद अली और मेरी वीजू आईडी ये है, मेरी प्रोजेक्ट ग्रुप आईडी ये है। मेरा प्रोजेक्ट था चासेस क्लॉथिंग स्टोर, और ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें डिफरेंट कस्टमर्स आके तो प्रोडक्ट्स वहाँ से देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और अगर उनको अच्छी लगती हैं वो कार्ट में ऐड करके परचेज़ कर सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ चेक की कि मैं बड़ा ही मीन के समराइज़ करके बड़ा कंसाइज वे में मीन के मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपने भी इसी तरह से करना है कि आपने अपने अल्फाज में आपने एक्सप्लेन करते जाना है। ज़रूरी नहीं जो ऊपर लिखा हुआ है तो आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना, आपने अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करते जाना और नेक्स्ट चलते जाना है। ये वीजू प्रोसेस मॉडल है और ये वाटरफॉल एंड स्पाइरल मॉडल का कम्बिनेशन है। तो इसमें ये 5 डिफरेंट फेजेस हैं जिनमें हमारा प्रोजेक्ट बना है। ये यूज़ केस डायग्राम है, इसमें ये एक्टर्स हैं, कस्टमर एंड एडमिन एक्टर्स हैं, और ये सारे जो लिप्स केसेस में लिप्स में ये सारे के सारे यूज़ केसेस हैं, और इसमें ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि एडमिन और कस्टमर कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। अब सुपरवाइज़र आपको यहाँ पे रोक के पूछ सकता है कि अच्छा इसमें कौन कौन से रिलेशनशिप लगे हुए हैं, या फिर आपको आप ये कि इंक्लूड हम क्यों यूज़ करते हैं, एक्सटेंड क्यों यूज़ करते हैं, फिर आपने बताना है। बिजनेस रूल कैटलॉग, तो ये वही फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है वो आपने बता देनी है। आर्किटेक्चर डायग्राम, आर्किटेक्चर डायग्राम एक्चुअल में आप क्या होता है कि जो आपने अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाया है तो उसका एक ओवरव्यू होता है कि वो किस तरह से ओवरऑल रन हो रहा है। तो पहली आपकी लेयर होती है वेब ब्राउज़र क्लाइंट्स के, जहाँ जहाँ से वो आप इनके एक्सेस कर सकते हैं, लाइक दैट आपका ब्राउज़र है वगैरह वगैरह कुछ भी चीज़ें। दूसरा वेब सर्वर, मतलब आपका जो भी प्रोजेक्ट रन हो रहा होगा वो वेब सर्वर के ऊपर हो रहा होगा। फिर एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर होता है कि वेब ब्राउज़र जो भी मीन के आपने इतना तो सुना होगा कि एक फ्रंट एंड होती है एक बैक एंड होती है, तो जो फ्रंट एंड होती है वो वेब सर्वर के ऊपर रन हो रही होती है, जो बैक एंड होती है वो सारी की सारी एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर आपकी मीन के आप कोई चीज़ ऐड करते हैं डिलीट करते हैं तो वहाँ से एक रिक्वेस्ट जाती है पहले एप्लीकेशन सर्वर पे, देन वहाँ से प्रोसेस होती है कोई चीज़ ऐड डिलीट अपडेट करनी है। तो इसी तरह से डेटाबेस सर्वर के जो डेटाबेस से रिलेटेड होगा चीज़, अगर डेटाबेस में कोई चीज़ ऐड हो रही है डिलीट हो रही है या डाटा आपने वहाँ से लेना है तो वहाँ से फिर वो एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस सर्वर से वो डाटा लेके प्रोसेस करके तो वेब सर्वर को देता है एंड वहाँ से आप एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट टीम स्ट्रक्चर में दो चीज़ें हैं, एक आप होंगे और एक आपका सुपरवाइज़र। प्रोजेक्ट स्केजुअल में आप प्रोजेक्ट स्केजुअल यहाँ पे दिखा रहे हैं। इससे नेक्स्ट ये सीक्वेंस डायग्राम है, इसके बारे में भी आपको कंप्लीट बता दिया। तो सीक्वेंस डायग्राम के बारे में भी आपने इतना ही बताना है सर, ये रजिस्ट्रेशन की सीक्वेंस डायग्राम है, और इसमें सीक्वेंस डायग्राम में हमने ये प्रेजेंट करना होता है कि एक एक्शन किस तरह से किस सीक्वेंस में कंप्लीट हो रहा है। सुपरवाइज़र आपको कहीं पे रोक के पूछता है नहीं जी मुझे ये बताएं ये किस लिए ये किस लिए, तो फिर आपने बताना है वरना आपने नेक्स्ट ही चलना है। ओके, इसी तरह से वन बाय वन बताते हुए आपने बताना है ये मेरी क्लास डायग्राम है, और क्लास डायग्राम के अंदर दो पार्ट्स हैं, पहले में मैं एट्रीब्यूट्स दिखा रहा हूँ, दूसरे में फंक्शन जो भी पॉसिबल फंक्शन है, और ये इनके दरमियान रिलेशनशिप है। ये मेरी ERD है, और ये एडमिन फीडबैक कस्टमर ऑर्डर ये एंटिटीज़ हैं, और जो ऊपर ओवल शेप में ये इनके एट्रीब्यूट्स हैं, डायमंड शेप से हम रिलेशनशिप प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मेरी प्रोजेक्ट की ओवरऑल ERD है। आपने सिंपल मतलब एक आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी कि आपने इसको जस्ट वन गो में किस तरह से एक्सप्लेन करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 टू 20 सेकंड के अंदर आपने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, तो बस आपने इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद ये हमारी डेटाबेस डायग्राम है, और डेटाबेस डायग्राम के अंदर ये यूज़र प्रोडक्ट ये सारे टेबल्स हैं, और ये टेबल के अंदर ये डिफरेंट कॉलम्स हैं, पीके
के साथ यहाँ पे प्राइमरी की है, एफ की के साथ यहाँ पे फॉरेन की है, और ये इनके दरमियान डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं। और ये हमारे यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, जो भी आपका यूज़र इंटरफेस हो वन बाय वन आपने बताना कि ये सर लॉगिन का यूज़र इंटरफेस है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन का यूज़र इंटरफेस है, ये मेरा मैनेज प्रोडक्ट का इंटरफेस है, ये ऐड प्रोडक्ट का है, और ये टूल्स हैं जो मेरे प्रोजेक्ट में यूज़ हुए हुए हैं। तो आपने अपने वर्ड्स में सारा का सारा एक्सप्लेन करना है। मेन मकसद ये वीडियो बनाने का ये था कि आपको जितनी भी इसमें डायग्राम यूज़ हो रही हैं उनका आपको पता चल जाए, कि आप सुपरवाइज़र अगर कहीं से पूछ लेते हैं ये डायग्राम इसमें ये चीज़ किसको प्रेजेंट कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इसमें ये चीज़ इसको प्रेजेंट कर रही है, आप बता सकें। लाइक दैट सुपरवाइज़र पूछ लेता है इसमें लाइफ लाइन कौन सी है, या फिर यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है इसको किस तरह प्रेजेंट करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक मकसद ये था। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।